जीरो 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 सर, जीरो जीरो बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी बल एफ लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये एफ और ये भी एफ, तो चारों बल परिमाण में समान और दिशा में भी, मतलब दो बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो परिणामी बल क्या आएगा? नेट जीरो 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 आ जाएगा। तो परिणामी कोई भी बल इस पे कार्य नहीं होगा। ठीक, वैसे ही मैं यदि यहाँ पे m नोट है, यहाँ पे m, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, तो केंद्रक वाले पे बल जीरो 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 इस पे भी f कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, कोई भी रख दीजिएगा चाहे, क्या देखेंगे? यदि किसी बहुभुज जो है, यदि कोई भी समबाहु बहुभुज, मतलब सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, और उसके सभी कॉर्नर पे समान परिमाण के द्रव्यमान रखा हो, तो उस पर परिणामी बल क्या लगेगा? जीरो जीरो मतलब चारों तरफ क्या हो? द्रव्यमान समान हो, तो केंद्र पे बल हो चाहे फील्ड हो, वो क्या मिलेगी? आप जीरो ही मिलेगी, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे शतभुज हो। तो मैं ऐसे ही कुछ पंचभुज की बात करूंगा। तो ये था पंचभुज, इसमें द्रव्यमान m रखा, m रखा, m m m, ये इसके केंद्रक पे m नोट, और ये जो दूरी है वो सबकी सब मान ली r है। तो बताओ केंद्रक वाले पे बल कितना लगेगा? जीरो 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 बिल्कुल, केंद्रक वाले पे बल कितना लगेगा? जीरो लगेगा। लेकिन मैंने ऐसे कर दिया कि ऊपर वाले पे कॉर्नर पे m की बजाय 2m रख रखा है। अब बताओ जीएम स्क्वायर ऊपर की तरफ जी जी एम 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 बाई जी एम नोट बाई आर m नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले m प्लस m कर दीजिएगा। अभी भी तो कितना बोलेंगे? 2m 2m। लेकिन इस बॉक्स के अंदर देखो, बॉक्स के अंदर क्या कहोगे कि एक समबाहु बहुभुज है जिसके केंद्र पे कोई द्रव्यमान रखा हुआ और सभी कॉर्नर पे समान द्रव्यमान है, तो केंद्रक वाले पे परिणामी बल जीरो जीरो। इसका मतलब है ये द्रव्यमान जो है एक दूसरे का असर है, कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल कर देंगे, तो केवल क्या बचा? यहाँ पे एक m बचा, और ये m क्या कर रहा होगा? इसको ऊपर की तरफ आकर्षित 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 करेगा, और कितना बल लगाएगा? जी एम m नोट बाई आर और स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस पे कुछ रखा ही नहीं। अब बताओ, देखें केंद्रक वाले पे बल कितना लगेगा और किधर लगेगा? माइनस नीचे की ओर जी एम एम नोट बाई आर। तो मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे मैंने इस पे m द्रव्यमान रख दिया ताकि सिमेट्रिक हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में चेंजेस कर दिए, तो उतनी दूरी पे ठीक विपरीत दिशा में भी मैंने m रख दिया। क्यों? क्योंकि जितना बल ये लगा रहा हो उतना ये लगा रहा है, तो परिणामी बल में कोई फर्क ही नहीं। बट मेरा तो फायदा हो गया। इस बॉक्स के अंदर देखो, जीरो जाएगा सर। बल जीरो हो जाएगा, तो ये वाला बल लगाएगा, और ये बल किधर लगाएगा? नीचे की ओर। तो बस, तो आपको कई बार ऐसे ही कहता है कि एक n भुजा वाला बहुभुज है जिसकी n-1 भुजाओं पे द्रव्यमान रखे हुए हैं, तो केंद्रक पे बल कितना होगा? तो n भुजा में n-1 पे रखे हुए, एक पे नहीं रखा हुआ, तो कोई बात नहीं, जो एक की वजह से जो बल होगा वही परिणामी बल होगा। तो ये ऐसे से सवाल आपके इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत आते हैं इस चैप्टर के अलावा। एक और सवाल है मेरे पास क्या एक द्रव्यमान है, कोई भी ऐसे कैपिटल है, मैं क्या करता हूं उसको ऐसे काट के और दो भागों में ब्रेक कर देता हूं, लेकिन वो समान भागों में न काट के, मुझे नहीं पता कि किस भागों में काटना चाहिए, उसको दो भागों में काट दिया। मान लो कि एक का द्रव्यमान मैं x मान रहा हूं, तो दूसरे का कितना बच गया? m-x। एक फिक्स दूरी पे आपने रख रखा है। बताओ इन दोनों के मध्य, मतलब x के बारे में कुछ नहीं पता, यदि इधर वाले को बढ़ाता हूं तो ये कम हो जाता है, तो आपका बल देखो क्या होता है दोनों के बीच में, जी एम एम
बाई आर का स्क्वायर। अब x को बढ़ाता हूं तो ये बढ़ता है, लेकिन दूसरे वाला कम हो जाता है। मैं x को कम करता हूं तो ये कम होता है, तो ये बढ़ जाता है। तो अपन ऐसे को नहीं पता ना कि एक कम हो रहा था दूसरा अपने आप बढ़ रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि x के किस वैल्यू के लिए, x के किस मान के लिए बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब इसको m किस by 2 अनुपात में तोड़ें ताकि दोनों टुकड़ों के मध्य बल अधिकतम लगे। m by 2 M/2 सर। m/2। तो बल तो अपने पास यही है, तो बल ये है, तो z बाई आर स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई कर दिया mx माइनस एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। तुम चाह रहे हो कि कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसका उच्चिष्ट निम्न चेक करते हो, और उच्चिष्ट निम्न के लिए आप अवकलन जीरो। मैक्सिमा के लिए आप अवकलन जीरो करेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या होने जा रहा है, डी ए बाई डी एक्स। जी बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एम एक्स का अवकलन क्या होगा, एम होगा एक्स स्क्वायर, 2x बराबर, तो x की वैल्यू m by 2 m/2। तो यदि दोनों टुकड़ों को समान समान भागों में तोड़ दिया जाए तो उन दोनों के मध्य लगने वाला बल मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। और कितना होगा वो ये भी बता सकते हो आप, जी m/2 इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा, जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। 4r तो एक मतलब द्रव्यमान को यदि तोड़ना है तो आप क्या करोगे, द्रव्यमान को दो समान समान भागों में तोड़ दोगे तो दोनों के बीच में लगने वाला बल अधिकतम लगे। ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो ये इसका सदिश रूप था या अध्यारोपण था, फिर अपने कुछ सवाल किए, हो सकता है मैंने डेटा में थोड़ा अलग रख रखे हो तो आप कर लेना। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया है ये, और ये भी हो गया है। ये है कि समबाहुभुज के सभी कोनों पे समान रखे हो तो केंद्रक पे बल और क्षेत्र दोनों ही शून्य होते हैं। फिर ये कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं, ठीक है। और ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग है। किस अनुपात में तोड़ना चाहिए, दोनों को समान समान भागों में तोड़ेंगे तो बल अधिकतम लगेगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? यस सर। अब एक और सवाल आता है न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट देखो यहाँ पे तो फेमस नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट में, बट मेरा काम यही है कि मैं ऐसे इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाऊं ताकि वो भी वैसा का वैसा डिट्टो दिखे आपको। तो क्या होता क्या है कि जैसे ये एक द्रव्यमान है और ये दूसरा द्रव्यमान है, आपसे पूछा जाए कि आसपास दोनों की दूरी है कितनी, आर। पूछा जाए कि आसपास तीसरे वाले द्रव्यमान को कहाँ रखूं ताकि बल जीरो, तो मैंने चेक किया कि यहाँ रख के देखो, यहाँ चेक करोगे तो दोनों आकर्षित करेंगे और परिणामी बल जीरो होगा क्या? नहीं नहीं सर। फिर मैंने क्या किया, ऊपर रख के देखा, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, परिणामी बल जीरो होगा क्या? नहीं सर। नहीं चलो यहाँ पे देखा, M2 भी खींच रहा है और इसको M1 भी खींच रहा है, क्या परिणामी बल जीरो है? नहीं तो मैंने ऊपर नीचे रख के देखा, फिर रेखा पे देखा, बाहर की तरफ नहीं है अंदर की तरफ रखा, तो शायद मिलने की चांस है। ये क्या करेगा, M1 इसको खींचेगा और M2 भी खींचेगा, तो चांस है कि बल जीरो हो जाए। अब वो तो इस चीज पे निर्भर करेगा कि कहाँ रखा है। तो आपसे पूछा जाता है कि पहले तो वो उदासीन बिंदु, मतलब वो बिंदु कहाँ होगा जहाँ पे परिणामी बल जीरो हो, तो आपका जवाब होगा कि अंदर की तरफ, और वो छोटे वाले के पास मिलेगा, बड़े द्रव्यमान के पास मिलेगा। छोटे वाले के पास, क्यों? दोनों को बराबर करने के लिए वो छोटे में। अब देखो क्या है कि GM बाई आर स्क्वायर, अब एक तो बेचारा द्रव्यमान छोटा और आर भी ज्यादा रखा तो बल और कम हो गया, तो द्रव्यमान छोटा तो तुम क्या करोगे, आर भी छोटा कर दोगे ताकि बल बढ़ जाए। बढ़ जाए। तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले के पास रखेंगे कि माना कि यहाँ से x दूरी पर रखा हुआ है, तो ये दूरी r माइनस एक्स होगी। द्रव्यमान मैं आपको दे रहा हूँ, ये m है और वो 4m है, तो बताइए जरा x कितना होगा, निकालो। दोनों बलों को बराबर करना परिमाण, सिंपल बात है। r/3।
सर R/3 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 सर R/4 आ गया। यस सर। क्या कह दोगे कि इस पे लगने वाले फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, F1 और F2। तो ये बल कितना लगा, M और M के बीच का। R-X तो R-X स्क्वायर और 4x²। रूट कर दो R- X is equal to 2X 2x और x इज इक्वल टू R/3 R/3। तो ये बचा कितना, 2R/3 2R/3। 2R/3 तो ऐसे आराम से अपन निकाल सकते हैं। बस दोनों बलों को क्या करना, बराबर करना। अब ये तो देखो डेटा दिए तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाती है प्रॉपर, डेटा नहीं देते तो कैसे करेंगे। तो अभी भी मैं दोनों बलों को क्या करूंगा, बराबर करूंगा। M1 कितना लगाएगा, G_M1 M बाई सेपरेशन का स्क्वायर, और इधर लगाएगा G_M2 M बाई R-X G_M गया, दोनों तरफ रूट कर दीजिएगा तो रूट M1 और ये R-X और रूट M2 और ये x, रूट M1 इंटू R और ये क्या हो जाएगा, रूट M2 x और प्लस रूट M1 x। तो x इज इक्वल टू रूट M1 तो रूट M1 बाई रूट M1 प्लस रूट M2 इंटू R। यस ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बन गया। बस ये किससे दूरी है, M1 से, जो भी ऊपर है उससे दूरी होगी। M1 से पूछा जाता तो M1 को ऊपर रखो, और M2 से पूछा जाए तो M2 को ऊपर। M2। M2 ठीक, तो ये इस टाइप का। अब थोड़ा सा कुछ अलग वाले से, रिवॉल्यूशन वाले से सवाल आएंगे। तो क्या है कि एक द्रव्यमान है M, उसको मैंने फिक्स कर रखा है, मतलब यहां से दृढ़ित कर रखा है, और उसके चारों तरफ एक दूसरा द्रव्यमान है M0 मान लीजिएगा, और उस v चाल से वो घूर्णन कर रहा है। तो देखिएगा क्या, एक M द्रव्यमान है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। दूसरा द्रव्यमान क्या कर रहा है, चारों तरफ वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। किसी भी वस्तु को, किसी भी कण को वर्तीय पथ पे चक्कर लगाने के लिए आवश्यक होता है अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय। तो यहाँ पे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण।
यदि इनको मुक्त कर देंगे तो दोनों तो पास आ जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक को फिक्स करना पड़ेगा और फिर वर्तीय पथ पे घूमने के लिए इसको मजबूर करेंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देगा। तो बताइएगा जरा v कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। P बराबर 2 r लिमिट से बटू मीटर बाई r। तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, मतलब इसके ऊपर रख के देखोगे तो बाहर की तरफ केंद्रीय बल लगा दो mv²/r, और अंदर की तरफ Gm/m/r²। यदि इसके सापेक्ष देख रहे हो तो सामे में दोनों बराबर होंगे, या फिर ऐसे समझ लो ये अभी केंद्रीय था तो mv²/r के बराबर कर दो। तो mv²/r बराबर Gm/m0/r गया, m0 गया, तो वेलोसिटी रूट है। रूट GM/r। देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे जो वेग है ये इस चीज पर निर्भर करता है कि अंदर वाला द्रव्यमान कितना है, खुद का द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाके मैं इसको प्लेनेट मतलब इसको ग्रह और इसको उपग्रह कह के भी निकालूंगा, जिसको अपन कक्षीय वेग कहेंगे। बात रही आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल कैसे निकालोगे, 2πr/v। तो 2πr बट्टा v की बात करोगे तो √r/g। बाई GM। तो ऐसे भी लिख सकते हो 2πr की घात 1 और ये आधी 3/2 रूट GM। तो आवर्तकाल 3/r की पावर 3/2 के समानुपाती। तो ये क्या था कि भाई एक ग्रह फिक्स था, मतलब एक पार्टिकल फिक्स था और दूसरा उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे को आवश्यक अभिकेंद्रीय दे रहे हैं लेकिन चक्कर भी लगा रहे हैं। यस सर। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि दो कण है, एक m और दूसरा भी m है, दोनों के बीच की दूरी भी मैंने कह दी r है। ध्यान रहे कितनी है, r है। तो बताओ जरा चाल, तो दोनों की चाल तो देखो क्या रहेगी, समान ही रहेगी। और वो चक्कर किसके सापेक्ष लगाएंगे, सेंट्रोमास। क्यों, क्योंकि निकाय पर भार से बल कितना है, 0। तो निकाय 0। का स्वयं क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। तो भार से बल 0 है तो सेंट्रोमास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस सेंट्रोमास के अराउंड दोनों कण क्या कर रहे होंगे, वर्तीय पथ पे चक्कर लगा रहे होंगे। तो बताइए उनका वेग क्या होगा, आवर्तकाल कितना होगा, करो। रूट GM/r। v तो आ जाएगा रूट GM/2r। टी आ जाएगा 2 पाई आर 3/2 बाई रूट GM। v तो रूट GM/2r। यस सर
V का रूट GM by R और T 2 pi R के बाद सिमिलर तो T2 रूट 2 पाई R की पावर 3/2 बटा रूट GM। तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv² और ये दूरी R/2 r/2। अंदर की तरफ फोर्स क्या होगा, GM by R²। r²। आप लिखोगे mv² r, ऊपर गया तो ये GM² r²। एक r कट गया, एक m कट गया, तो वे कितना आ जाएगा, GM/2r 2R का रूट। का रूट। तो आपको टाइम पीरियड पूछा जाए तो वही 2 पाई r/2। त्रिज्या क्या होगी अब की बार, r/2 होगी। 2 पाई r और वेग, तो ये हो जाएगा 2 पाई r/2, और वेग की बात करें तो 2r/GM। 2 से 2 गया तो ये आ जाएगा। यस कर सर। सकते हैं। तो इस सवाल में देखो चेंजेस आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि बीच की दूरी 2r दे देगा तो कहानी अलग होगी, r दे दी तो बात अलग हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर भी आपके अलग होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान सेम है तो दोनों का वेग भी सेम होगा, दोनों की त्रिज्या भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो कर्ण करेंगे वो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, तो सेंटर ऑफ मास से दूरी जो है दोनों की क्या है, समान है। इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं भी क्या होंगी, समान है। तो त्रिज्या समान है तो वेग भी दोनों की समान ही होंगी। तो ऐसे ही करके अपन 3 कणों को भी करवा सकते हैं और 4 कणों को भी करवा सकते हैं। तो देखो ये त्रिभुज है, 3 कण रखे हुए, 1 2 और 3। करना चाहोगे तो चलो करवा ही देते हैं अभी। बड़ी गड़बड़ा रखी है। तो इसमें ऐसे समझिएगा कि 3 कण है, ये M, दूसरा भी M और तीसरा भी M, और ये क्या कर रहे हैं, वर्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तीनों का द्रव्यमान समान है, चाल समान है, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो केंद्र भी क्या होगा, यही होगा। तो सेंटर ऑफ मास को केंद्र मानते हुए तीनों क्या कर रहे हैं, वर्तीय पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो इनकी क्या निकालनी है आपको, वही चाल वगैरह निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास से दूरी, अब हो सकता है कि सवाल में या तो सेंटर ऑफ मास से दूरी दे दे या उसकी भुजा दे दे, दोनों में से एक देगा और एक आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें मैं कह रहा हूं चलो भुजा दे रखी है तो कर। तो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पे 3 द्रव्यमान है, एम एम एम, दोनों तीनों के तीनों आंतरिक बलों के मतलब आपसी बलों के प्रभाव में वर्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो बताइए कि उसकी चाल और आवर्तकाल क्या होगा। कह रहे यही
तो एक रूट 3 GM upon A। 3 बोलो बोलो। रूट 3 GM upon A। रेडियस कितनी दोगे? ए बाई रूट 3। A by root 3। A by root 3। a/√3 हो जाएगा। और परिणामी बल कितना होगा जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा? रूट 3 है। रूट 3 रूट 3 रूट 3F। 3a होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या कर रहा है, ऊपर वाला भी क्या लगा रहा है, F बल लगा रहा है। दो एक दूसरे से कितने 60 डिग्री कौन पे है, तो परिणामी रूट 3 है। रूट 3 है। तो रूट रूट 3 3 है। F जो होगा वही तो प्रदान करेगा mv² बाई r। R। r यहाँ से सेंटर से दूरी, तो ये आपको पता ही है समबाहु त्रिभुज में ये दूरी कितनी होती है, a/√3 होती है। रूट 3। तो बस तो √3f, f की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, क्या होगा, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल, तो g m बाई बीच का सेपरेशन का स्क्वायर mv² बाई r की जगह a बाई रूट 3 एक a गया एक m गया। रूट GM by। हाँ कट जाएगा क्या रे, या गड़बड़ की है? अच्छा ये सर। सही है। यस सर, रूट GM by A आ जाएगा। GM by आ जाएगा। GM by A। √GM बाई a। तो आवर्तकाल निकालना होगा तो 2 pi R by V। r की जगह a बाई A by रूट 3। डिवाइड बाई v कर देंगे। यस सर। इसमें A स्क्वायर थोड़ी यस है ना। a स्क्वायर हुआ है तो √3 का भी स्क्वायर होगा ना। A by रूट 3 लेंगे ना वहाँ पे। क्या सही तो लिया है। रुक जा, √3f क्या होगा, इनके बीच में बल GM बाई स्क्वायर, ठीक है, mv² बाई r, mv² बाई r कितना, a बाई रूट 3। सही आ रहा लग रहा है। सही है। नहीं सर, इस आर का फॉरवर्ड करो 3 ही होगा। क्या इधर a स्क्वायर, सर इधर √3f में GM² बाई a स्क्वायर आएगा, तो एक a/√3 का स्क्वायर होगा ना, 3 आएगा ना। परिणाम a बना बाई लेंगे। r क्या है, r तो इन दोनों के बीच की दूरी है ना भाई। यहाँ पे तुमने लिखा √3f, क्या लिखोगे, GM बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी थी, हाँ सर, ठीक है सर। तो इसमें भी वही अब की बार मैंने भुजा दे दी, कभी कभी त्रिज्या दे देता और भुजा आपको निकालनी पड़ जाती है, तो भुजा होगी √3 गुणा। तो वैसे ही क्या होगा, वर्ग वाले केस में बन जाता है। वर्ग वाले केस में कहने का मतलब एक वर्ग पे 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वर्तीय पथ पर। अब की बार मैं कह रहा हूं केंद्र से दूरी दे देता हूं चलो तुम्हें, ये है r, तो वो क्या कर रहे हैं, चारों वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं आपसी बलों के प्रभाव में। तो बताओ चाल कितनी होगी, करिएगा। किसी एक पर परिणामी बल निकाल दो और उसको mv² बटा r के कर दो।
रूट टू प्लस 1 GM/4R। ये वाला उसको आकर्षित करेगा, माना कि F बल से, ये वाला भी आकर्षित करेगा कि माना कि F बल से, ये वाला भी आकर्षित करेगा। बीच की दूरी सीधी सी बात है √2 गुणा, तो ये F/2 से। परिणामी बल कितना आ गया तीनों का? √2 + 1/2। अब इसको बराबर कर दो mv²/r के। ठीक है, इसको चाहो तो रूट एलसीएम लेके F की वैल्यू G m बाई बीच का स्क्वायर। अब सीधा सा है कि ये R है, ये R है, तो ये कितना होगा? √2r होगा। तो √2r का स्क्वायर तो 2r²। ये mv²/r ही रहेगा। एक m से एक m गया, एक r से r गया, तो वेग कितना जाएगा? Gm/4r 2√2 रूट। देख लीजिएगा, आ रहा है क्या? सर ये आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशन का काम तो इतना ही था, Gmm/r²। अब इसमें तो क्या ही बनाते, तो ऐसे ही सवाल है, उसमें प्रतिशत के सवाल बन सकते हैं, इसको 2 गुणा किया, इसको 3 गुणा किया, इस पे बन सकते हैं। फिर अध्यारोपण के सिद्धांत पे सवाल बन सकते हैं, उदासीन बिंदु भी बन सकते हैं। और ये भी कुछ ऐसा सही है कि आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करेगा। अब तुम ऐसे सोचोगे इसमें आंसर, तो इसमें मैंने त्रिज्या दे रखी थी, तो ये कितना होगा? √3r हो जाएगा। इस हिसाब से सवाल करना। ठीक, तो ये बात हुई क्या? गुरुत्वाकर्षण बल की बात हुई अभी तक। तो बल के लिए फॉर्मूला बेसिक सा क्या है? Gmm/r²। अब उसके बाद में अपने आता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो एक्चुअल में होता क्या है? कि कोई भी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कि एरिया होता है, किसी का भी हो सकता है। ओरा मतलब एक अपन कहते हैं इफेक्ट होता है, मोहल्ला, माहौल, कुछ भी समझ लीजिएगा। तो हर किसी का क्या होता है? कि क्षेत्र होता है। जैसे अपनी बात करें, अपनी बॉडी है, तो यहाँ से आप अच्छे टेलीस्कोप से देखोगे तो अपने भी चारों तरफ क्या करेगा? एक माहौल सा दिखता है, एक इंफ्रारेड होती है, क्योंकि अपने टेम्परेचर है, प्रिवोस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो अपन सबके सब क्या करते हैं? रेडिएशन करते हैं। रेडिएशन कर रहे होते हैं, बाकी के कंपेरिजन में टेम्परेचर अपना ज्यादा है, तो अपन चारों तरफ इंफ्रारेड क्या करते हैं? इमिट कर रहे होते हैं। तो उसको देखोगे तो वो कभी कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो नाइट विजन वाले कैमरे वगैरह वो ऐसे दिखाते हैं कि आदमी हिलता सा दिख रहा है, चारों तरफ आउटलाइन से दिखती है उसकी। यस सर। तो वो इंफ्रारेड होती है जिनको देखा जाता है। तो वो हुआ। इसी के साथ मान लीजिए कोई बर्फ है, तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा ठंडापन दिखेगा। आग है, उसके चारों थोड़ा सा गर्माहट दिखेगी। ठीक, कोई मिठाई है, उसके चारों तरफ थोड़ा सा उसका सुगंध माहौल दिखेगा। तो हर किसी का क्या होता है? एक ओरा होता है, किसी का एक क्षेत्र होता है। अब वो क्षेत्र को अलग अलग वजह से अलग अलग बोल देते हैं। द्रव्यमान है, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र है उसको कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। एक आवेश है, उसके चारों तरफ क्षेत्र जो है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। एक धारावाही तार है, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक कुत्ते का भी क्षेत्र आता है, कुत्ते का भी माहौल होता है, मोहल्ला होता है। तो हर किसी का क्या होता है? कि क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में क्या करता है? तो मैं मान लीजिए मेरा इफेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने मेरा क्षेत्र क्रिएट किया, तो मैं वहां पे इफेक्ट शो करूंगा, मैं प्रभाव दिखाऊंगा कि मेरी ताकत दिखा रहा हूँ वहां पे, कुछ भी मान लीजिएगा। रखा हुआ है। तो जो बल पड़ा था वो पहले आया या क्षेत्र? तो पहले क्या होता है? पहले द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान अपने चारों तरफ क्या करता है? गुरुत्वीय क्षेत्र जनरेट करता है, और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में अन्य द्रव्यमान रखा हुआ, तो वो क्या अनुभव करता है? बल अनुभव करता है। तो सबसे पहले कौन था? द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान अपने चारों तरफ क्षेत्र जनरेट कर देता है, चाहे कोई रखा हो चाहे नहीं रखा हो। यदि कोई रखा हुआ है तो उस पर बल लग जाएगा, नहीं रखा हुआ तो बल नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या है? परिभाषा क्या लिखेंगे?
एक द्रव्यमान के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल उसे अपन क्या करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब वो गुरुत्वीय क्षेत्र कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, इसको चेक करने के लिए टर्म आया क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र की जो बल कितना ताकतवर है उसके लिए अपने क्या पढ़ा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब वो कितना तीव्र है, तो सिंपल सी बात है कि कोई क्षेत्र है कि भाई कितना बल लगा सकता है। अब मेरे पे कितना बल लगा है, इस पेन पे कितना लगा है, लैपटॉप पे कितना बल लगा है। अब आपको गुरुत्वीय बल में पहले ही पढ़ा चुका हूं, G/m/r², कि कोई कितना बल लगा रहा है ये अकेले पर निर्भर नहीं करता, ये इस पर भी निर्भर करता है कि किस पर बल लगा रहे हैं। क्यों, फॉर्मूला देखा आपने, G/m/r², दोनों तरफ द्रव्यमान आते हैं ना, दोनों का द्रव्यमान आता है ना। यस सर। तो मैं ऐसे कहूं कि मेरे ऊपर गुरुत्वीय बल ज्यादा लग रहा है या पेन पे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है किस पे ज्यादा लग रहा है, मेरे ऊपर ज्यादा लगेगा क्योंकि मेरा द्रव्यमान ज्यादा है, पेन का द्रव्यमान कम। तो ये बात कर रहे हैं अपन गुरुत्वीय बल की। तो ये कह रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये चेक करते हैं कि वो द्रव्यमान कितना बल लगा पाता है। तो अब मैंने देखा कि मेरे पे ज्यादा, इस पे कम लग रहा है, तो अपने को चेक करना है, तो आप क्या करोगे, द्रव्यमान दोनों चीजों का क्या रखोगे, समान, जिसपे भी चेक करना पड़ा। मान लो ए पे चेक करना आप चाह रहे हो, बी पे भी चेक करना चाह रहे हो, तो दोनों का द्रव्यमान क्या रखो, सेम, और फिर देखो किस पे ज्यादा बल लग रहा है। जिस पे ज्यादा बल लग रहा है इसका मतलब है कि वहां पे क्षेत्र ज्यादा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एकांक द्रव्यमान पे चेक क्या कर लेते हैं, एकांक द्रव्यमान। तो परिभाषा क्या है, एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला गुरुत्वीय बल ही गुरुत्वीय क्षेत्र की कहलाती है। ज्यादातर तो इसको आई से ही दिखाते हैं, लेकिन कई ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जी फॉर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, जी से डिनोट कर देते हैं। तो वही आई से, ई से, जी से दिखाते हैं। ज्यादातर अपन आई से दिखाएंगे, बट किसी बुक में ऐसा लिखा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, तो बल बटा द्रव्यमान। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन और नीचे केजी है, और डायमेंशन L/T-2 होता है। यदि अपने कहा कि I कितना आएगा F/m, तो मैं कहूंगा कि m/I। यदि कहीं पे I क्षेत्र है और उसमें m द्रव्यमान रखा है, तो m द्रव्यमान पे लगने वाला बल कितना होगा, mi। वैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी हुआ करता था, क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो लगने वाला बल Q होता था। ठीक है, अब बस अपन निकालेंगे बिंदुवत द्रव्यमान की वजह से विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखो मेरे पास एक द्रव्यमान है जिसकी वजह से मुझे क्या, कुछ दूरी पर कोई बिंदु है P, कह रहा है कि इस P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। क्या, m द्रव्यमान की वजह से r दूरी पर कोई बिंदु है P, उस पर क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, तीव्रता निकाल ले P बिंदु पर, तो आप कहोगे कि वहां पे लगने वाला बल, इस द्रव्यमान पे मैं रख दिया कोई m0 पे लगने वाला बल, और बट्टा आप तो यही तो कहते हो कि एकांक दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो किस पर, एकांक द्रव्यमान पर 1 kg पर कितना बल लगेगा। तो या तो आप 1 kg रख दो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1 kg पे लगने वाला बल ही क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लगाओ 1 kg पे G/m/r², तो क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, G/m/r²। तो एक m द्रव्यमान से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, G/m/r²। इसको याद रखना है। और विद्युत क्षेत्र क्या होती थी, Q आवेश की वजह से K/r²। तो m द्रव्यमान की वजह से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, G/m/r²। मान लो m द्रव्यमान है, अब मैं सदिश रूप में निकालना चाह रहा हूं, कोई बिंदु है P, यहाँ से स्थिति R है, तो P बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सदिश है, तो सदिश का परिमाण इंटू परिमाण, तो G/m/r²। दिशा बता दो जरा, यदि ये R सदिश है तो दिशा क्या होगी,
माइनस माइनस जी एम बाई आर क्यूब आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या लिखोगे आप? माइनस आर क्यूब इंटू आर सदिश। वहां पे आप माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों आते हैं। मान लीजिए धन आवेश है तो दूर जाता होगा। अब वो आवेश नेगेटिव लिख दोगे तो अपने आप ही क्या होगा, पास आता होगा। सिंपल। एक बिंदुवत द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जीएम बाई जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर। खत्म। इतना आपको याद है। यहाँ पे भी अध्यारोपण का सिद्धांत चलता है। मतलब एक बिंदु पर एक की वजह से जीएम बाई आर स्क्वायर है, दूसरे की वजह से, तीसरे, चौथे, सभी की वजह से पूछा जाए तो सभी का क्या करोगे? पक्का। यदि ग्राफ देखोगे तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती टाइप की ग्राफ बनेंगी। यस। परिमाण ले रहा हूं तो देखो ग्राफ तो व्युत्क्रमानुपाती बनेगी। तो ये इधर बनी और इसकी इधर भी बनेगी। ठीक है, इधर ग्राफ बन गई और ये इधर बन गई। कोई पीड़ा इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, लेकिन मैंने परिमाण लिखा है। दिशा लगाऊंगा तो बात शायद कुछ अलग हो सकती है। दिशा देखो, यदि यहाँ पे m द्रव्यमान रखा हो तो इस बिंदु पर देखोगे तो क्षेत्र की तीव्रता पास आती हुई या दूर जाती हुई? पास आती हुई। क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी तरफ आएगी, मतलब दिशा ऐसे होगी, पास आती हुई। पास आती है तो नेगेटिव दिशा में, तो ग्राफ जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। यदि इस बिंदु पे देखोगे तो इसकी वजह से पास आती हुई दिशा क्या है, पॉजिटिव में है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। जबकि परिमाण वाले का पूछा जा रहा था तो ग्राफ दोनों ही केस में ऐसे बन रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा लेते ही नहीं थे। तो राइट साइड में मतलब आर से इधर चलोगे तो भी आप पॉजिटिव में दिखाओगे, इधर चलोगे तो भी पॉजिटिव में। बट इसमें देखा कि अपने पॉजिटिव के राइट साइड, मतलब इससे द्रव्यमान से राइट साइड में है तो क्षेत्र की तीव्रता लेफ्ट में, इसका मतलब है दिशा नेगेटिव, तो ग्राफ नेगेटिव में बनेगा और इधर पॉजिटिव में बनेगा। तो इसका भी ध्यान रखें कि परिमाण का ग्राफ है या फिर सदिश का ग्राफ। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? एक द्रव्यमान है, चारों तरफ एक क्षेत्र जनरेट करता है, उसमें अन्य द्रव्यमान रखा हो तो गुरुत्वीय बल अनुभव करता है। गुरुत्वीय बल अनुभव करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है? एकांक द्रव्यमान पर लगने वाली एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बिंदुवत द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जीएम बाई आर स्क्वायर। पक्का सही है। तो अब देखो क्या होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दोगे, 2 3 4 5 6 7 ऐसे अलग अलग पृथक पृथक कण है तो, लेकिन लगातार क्रमागत आ जाए, मतलब सतत वितरण आ जाए, तब बड़ी दिक्कत आती है। मान लो ये कोई भी वितरण है, इसकी वजह से पी बिंदु पर आपको द्रव्यमान वो क्षेत्र निकालना है, तो ये हर किसी की वजह से क्या होगा, क्षेत्र अलग। हर किसी की वजह से क्षेत्र अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी अलग 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 होगी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो मैंने क्या कहा, ये क्षेत्र किया। अब भाई ये इसकी वजह से क्षेत्र ऐसे आएगा, इसकी वजह से क्षेत्र ऐसे आएगा, इसकी वजह से क्षेत्र ऐसे आएगा। तो जोड़ना भी इतना आसान काम नहीं होगा। क्यों? सभी के क्षेत्र अलग है। जोड़ना आसान काम क्यों नहीं है? समाकलन के बाद भी आसान काम नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। अब बताओ। वैल्यू पुट क्या? मैं से कह रहा हूं कि समाकलन में भी जोड़ने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा क्यों?
आकृति सीमित नहीं है ना, लिमिट कहाँ से लेंगे? चलो आकृति सम्मित कर दी तो मैं कह रहा हूँ आकृति सम्मित कर दी तो भी आसान काम नहीं है। अब बता दो क्यों। सबकी दूरी अलग 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 है। सबकी दूरियां अलग अलग है। दूरियों का तो जुगाड़ समाकलन से हो ही जाता है। इसके अलावा और देखो, देखिए कुछ है क्या। तीव्रता, ये एक सदिश राशि है और सदिश राशि को ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा कि सबका ऐड कर दिया काम खत्म ना, उनको दिशाओं के साथ जोड़ा जाएगा और हर किसी की दिशा तो अलग अलग हो सर। अलग अलग आ गई। तो बड़ा बवंडर है यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं कि पहले आप क्या करते हैं, उनसे क्षेत्र लेते हैं और उनके घटक करेंगे कि ताकि जोड़ने में आसान हो। तो अपन घटक ऐसे करते हैं ताकि आपको क्या कर सके, दो ही दिशा मिले। ऐसे घटक कर दिए, एक एक्स दिशा में, एक वाई दिशा में। और वाई दिशा वाले आपस में विपरीत दिशा में है तो घटेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कैंसिल हो जाएंगे, घटेंगे। घट के कोई ना कोई एक तो बनेगा ही, मान लो ऊपर की तरफ बन रहा है और इन दोनों का परिणामी जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब आपको क्या करेंगे, दो है 90 डिग्री पे है तो परिणामी रूट ऑफ दिस स्क्वायर कर देंगे। तो क्या, सबसे पहले आप जो भी सतत वितरण है उसमें अल्पांश लेंगे, अल्पांशों की वजह से क्षेत्र दिखाएंगे और उनके घटक लेंगे। समान दिशा में जो घटक है उनको जोड़ देंगे और विपरीत दिशा वाले घटकों को आपस में घटा देंगे और फिर उनको समाकलन करेंगे। क्योंकि समान दिशा में भी एक नहीं है ना, काफी सारे घटक आ जाएंगे ऐसे। तो उनको सबको अब इनको सीधा सीधा जोड़ सकते हो किससे, समाकलन से। और इन दोनों में से पता चल गया ऊपर की तरफ है तो इनको भी सीधा सीधा जोड़ सकते हो किससे, समाकलन से। जोड़ने का काम तो हो जाएगा क्योंकि एक द्रव्यमान की वजह से छोटा सा क्षेत्र आ रहा है कितना, जी dm बाई आर स्क्वायर, और टोटल निकालना तो उसका समाकलन कर दो और लिमिट लगा बना दे। तो ये दिशाओं वाले पे देखते हैं कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी आपको कब कब। तो मैं एक सवाल ले रहा हूं। ये एक छड़ है जिसका द्रव्यमान m है और लंबाई तो दिख रही है l है। और इसके एक सिरे से r दूरी पर कोई बिंदु है p। इस p बिंदु पर आपको क्या निकालना, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब कोई सिंपल काम तो है नहीं कि जीएम बाई आर, इसका सेंटर मास वाला तो लगेगा नहीं, पता चल जाएगा बीबी। अब इसकी वजह से भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। मान लीजिए समान n भागों में बांट तो दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी जो भाग है उनसे दूरी बराबर नहीं है। नहीं है। तो दूरी बराबर नहीं है तो फिर हम्म दूरी बराबर नहीं है तो जो क्षेत्र क्षेत्र भी अलग 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 होगा। फिर सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे अनंत घटक आ रहे हैं, अनंत टुकड़े आ रहे हैं, तो फिर जोड़ने के लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो फिर बस वही तरीका, एक टुकड़ा लेके, तो यहाँ से मैंने एक टुकड़ा लिया जिसकी दूरी x ली है और इसकी मोटाई जो ले रहा हूं वो dx ली। इसका द्रव्यमान में dm, और dm क्या लिख दूंगा, लेमडा इंटू dx। यस। ठीक फिक्स है ये लेमडा। dm क्या लिखेंगे, एकांक लंबाई का लेमडा है तो dx का लेमडा dx। लेमडा दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया समरूप है तो m बाई एम एल। बाई एल इंटू डी। अब कर दीजिएगा, जरा निकालो क्या आएगा। पिंटो
और यस सर। पतंग उड़ाता है क्या तू? नहीं सर। नहीं उड़ाता, क्यों? लूटता ही है ये तो। लूटता है सर वो। कल कल ही उड़ाता है। क्या? लूटता कल ही है, उड़ाता उड़ाता नहीं है। अच्छा, लूटता है। और ये सब मेरा ही ध्यान रखते हैं सर दिन भर। तो तू ऐसे करना यार, कल लूट ले और परसों मेरे को दे जाना। इंटू आर प्लस एल। है GM by R इंटू आर प्लस एल। बिल्कुल सही। आर पिंटू, यस सर। लूट के हमें दे जाना। सर आप बताओ सर, आप भी आप भी क्या है? लूटी हुई पतंग उड़ाओगे आप भी? भाई उसमें काने नहीं डालने पड़ते, पता है, ताने नहीं डालने पड़ते। यस सर। कितना फटाफट चौकटी पे से मजदूर लिया है। चौकटी पे से मजदूर लिया ना सर पानी डालने के लिए। अरे इतना कुछ होता तो फिर घाटा ही कहीं का सर था। कोई नहीं बोलना पड़ता। हाँ, फिर लूट आपकी क्या लेते कमी? थोड़ा। हारे था क्या कमी है सर? कमी की तो पूछ मत तू। हम्म, क्या कहा पिंटू? दुख खत्म ही नहीं हो रहे सर आपके तो। दुख दुख कहाँ भाई मेरे। और खत्म होने का मौका दे तो रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें कहा ना कि पतंग लूट के ला दे, एक दुख तो दूर हो जाएगा मेरा। पतंग के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि मैं लुटाने में जोर नहीं आएगा, वरना खरीदे हुए पतंग लुटाते हुए जोर आता ना। मैं लूटता नहीं तो सर। तो छीनता होगा। नहीं सर, पिछले साल की पड़ी है, जरूरत ही वो नहीं। लूटी भी तो पड़ी होंगी, खरीदी भी थोड़ी ना पड़ी है। सर ने पिछली बार की लाई हुई पड़ी है। अरे राण दे, झूठ बोल रहा है। ताने समेत है, बिना किसी और ताने। के साथ डील कर रखी है। सर ऐसे ही है, नहीं कि नहीं पड़ी है। और इसका मतलब चोर के लाया है। सर किसी हर और कोई को आपकी बेचेगा, तरह नहीं इसको है। लगता है आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, पैसे नहीं दूंगा तो हाँ, पैसे तो नहीं दूंगा, बता तो रहा हूँ। हाँ तो किसी और को बेचेगा अभी। पैसे देना होता तो फिर पिंटू को क्या बोलता मैं। पिंटू को क्यों बोलते? नहीं तभी तो मना सर, कर रहा है, ये ऐसे नहीं। ही होगा। सर ये ड्यूटी पता नहीं क्या क्या बोलता था सर, ले लेना आप पैसे। चलो एक बार सवाल करते हैं, फिर पूछते हैं वापस, तब तक सोच ले, टाइम दे रहे हैं तो इस छोटे से अल्पांश की वजह से क्या होगा? जी डीएम बाई यहां से दूरी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। और इसका समाकलन। अब जी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डीएम की जगह एम बाई एल। एक्स की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ये होगी, और ज्यादा से ज्यादा आर प्लस एल। आर प्लस एल। डी एम बाई एल, और अंदर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। -1/x। माइनस 1/x का -1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यस। लोअर लिमिट माइनस आता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस था। तो अब आपको क्या करना है? वही एलसीएम से इधर गया -r, और इधर गया r प्लस एल डिवाइड बाई r प्लस एल। एक r से r गया, 4 भी था ना, और ऊपर l बचेगा, वो l नीचे चला जाएगा, तो ये होगा gm बाई r इंटू आर प्लस एल। आर प्लस
ये हो गया जी एम बाई आर इंटू आर प्लस एल, जी एम बाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देखो जी एम बाई आर मतलब पास वाले सिरे से दूरी इंटू दूर वाले सिरे से दूरी। तो याद रखने में आसान हो सकता है कि ऐसे से होता है जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, एक R1 एक R2, एक आर की जगह आर आ जाएगा, दूसरे आर की जगह आर प्लस एल। एल आ जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात एक और है, यदि मैं से कहूं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन देखो क्या आएगा, R में L जोड़ोगे तो कोई खास नहीं पड़ेगा, GM बाई आर स्क्वायर। और ये किस तरह से आ गया, बिंदुवत वाला सा नहीं आ गया? यस सर। यस सर। तो बिंदुवत का मतलब ही यही होता है, यदि आपकी वस्तु की आकृति उस दूरी से बहुत 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 छोटी हो तो उस वस्तु को आप बिंदुवत मान सकते हो, और बिंदुवत है तो उसके लिए फॉर्मूला सीधा ही GM बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। आगे भी अपन करेंगे अगली क्लास में, अभी तक ये चीज तो इतनी। थैंक यू सर। वेलकम जी।